उनसे ये सब बातचीत करते हैं, निगरानी समिति। बस एक लाइन। यहाँ कौन कौन है ड्यूटी पे? डीपीआर साहब आप हैं और कौन है? ये है जी, हम 2 लोग कंट्रोल रूम प्रभारी के तौर पे शिफ्ट थे। नमस्कार मित्रों, मेरे जितने भी फेसबुक के मित्र हैं, मेरे जौनपुर के, मेरी विधानसभा के, मैं सबको नमस्कार करता हूं और सबको सुरक्षित रहने की सलाह देता हूं। मैंने इस बीच देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो करके, बहुत ज़्यादा घबरा करके लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तमाम तरीके का फेसबुक और व्हाट्सएप पे लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कभी सरकार के ऊपर, कभी जनप्रतिनिधि के ऊपर, कभी कर्मचारी के ऊपर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कोरोना महामारी में जहां हर बेटे का, हर जो बेटा है अपने बाप को रोक रहा है, सबकी पत्नी रोक रही है आप घर से बाहर मत निकलो, जो माँ है बाप है वो अपने बेटे को रोक रहा है घर से बाहर ना निकलो। मैं समझता हूँ उसी तरीके से हर कर्मचारी, हर जनप्रतिनिधि का भी कहीं ना कहीं उनके भी परिवार के लोग होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज अपने जौनपुर जनपद के कंट्रोल रूम में आया हूँ, जहाँ पर मैं आपको सभी कर्मचारियों को दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे कर्मचारी जो अपना परिवार छोड़ करके अपने जनपद जौनपुर के एक एक पेशेंट के, जो भी कोविड पेशेंट हैं, जिनको कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की समस्या हो, 24 घंटे आपकी सेवा में जनपद जौनपुर का हर एक छोटा बड़ा कर्मचारी, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का हो। यहाँ डिपार्टमेंट का कोई मतलब ही नहीं रहा है। मैं देख रहा हूँ कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी यहाँ पर आपकी सेवा में रात दिन न लगे हों। आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो हमारा जो नंबर है, कोरोना का जो हेल्पलाइन नंबर है, उस पर फ़ोन करके आप अपनी समस्या को बताएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समस्याओं का जरूर निस्तारण होगा। और मैं दिखाना भी चाहता हूं, इस समय हमारे साथ बहुत साहब अपने इस समय मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था है। हमारे देखिए कई एसडीएम साहब यहाँ पर हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं टेलीफोन लाइन लगी है, इतने सारे कर्मचारी विभिन्न डिपार्टमेंटों के, डीपीआरओ साहब, या मैं देख रहा हूँ कई खाद्यान्न विभाग के कई डिपार्टमेंट के यहाँ कर्मचारी रात दिन टेलीफोन के माध्यम से एक एक व्यक्ति की जानकारी ले रहे हैं। और अस्पताल, कौन कौन अस्पताल हमने अधिग्रहण किया है, जैसे L1 में मटियारी है, हमारा कुल बेड देखिए 225 है, जिसमें 218 अभी खाली है। ये 218 क्यों खाली है? ये 218 मैं बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूं कि L1 ऐसे पेशेंटों के लिए बनाया गया है जो सामान्य हैं, जिनका सिर्फ पॉजिटिव आए हैं जबकि उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं है। उनका ऑक्सीजन लेवल मात्र जो है 94, 95 या 90 है और उनको किसी प्रकार का ना बुखार हो रहा है, ना सर्दी हो रहा है, ना जुकाम हो रहा है, लेकिन वो घबराए हुए हैं। ऐसे लोगों को अगर वो L1 में आएंगे तो उनको मैं समझता हूँ वहाँ डॉक्टर की फैसिलिटीज़ है और डॉक्टर के साथ साथ वहाँ कम से कम मैं समझता हूँ 10 या 15 ऑक्सीजन भी लगा हुआ है। आप देख रहे हैं 218 खाली है। लोग अपने घरों पर रह करके सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। मेरे पास भी लोग फ़ोन करते हैं, अधिकारियों के पास भी फ़ोन करते हैं, सिर्फ एक चीज़ कहते हैं कि ऑक्सीजन दीजिए हमको, और कुछ नहीं, ऑक्सीजन दीजिए। जब मैंने उनसे पूछा कि भैया आप ये बताओ आपको ऑक्सीजन की क्या आवश्यकता है, कितना आपका ऑक्सीजन लेवल है, उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन लेवल मेरा 95 है, 94 है, 93 है, लेकिन मैं कोरोना का पॉजिटिव हूँ। आप ये बताओ 94, 95 में मैं समझता हूँ अगर व्यक्ति डॉक्टर के सलाह में रहे और उचित दवाई खाए तो उसको कदापि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। और अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता है भी तो बहुत ही मिनिमम ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जिसको हम पूरी कर सकते हैं अपने L1 हॉस्पिटल से। लेकिन L1 हॉस्पिटल हमारे कोई नहीं जाना चाहता है। जब पेशेंट सीरियस हो जाता है तब वो जो है कहता है कि जहाँ भी जगह खाली हो वहाँ हमको आप बताओ, मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। आप देख रहे हैं हमारा L2 हॉस्पिटल, ये हमारा जो L2 हॉस्पिटल है इसमें 62 बेड है और 62 के 62 बेड हमारे फुल हैं, एक भी जगह खाली नहीं है। यानी सीरियस होने के बाद पेशेंट यहाँ पर आता है, जब वो नॉर्मल रहता है तो पेशेंट यहाँ पर नहीं आता है। इसी तरीके से हमारा जिला पुरुष चिकित्सालय है, वहाँ भी हमारा 71 का 71 भरा हुआ है। ट्रामा सेंटर जो L2 बनाया गया है जफराबाद में, वहाँ अभी की जो स्थिति है वहाँ 30 बेड हैं, 30 में 26 हमारे भरे हुए हैं और 4 अभी हमारे खाली हैं। रेहटी जलालपुर में 26 में 23 हमारे भरे हैं, 3 खाली हैं। ईसा हॉस्पिटल में 14 में 12 बेड हैं, 2 अभी खाली हैं। अरुणोदय हॉस्पिटल में 27 में 27 भरे हैं। स्नेहलता में 25 है क्या है? स्नेहलता में कितना है? नहीं, अरुणोदय में 18 है शायद। स्नेहलता 25 में 2500 भी वैकेंट हैं।
RK ऑर्थोपेडिक में 30 खाली है, ये अभी यहाँ पे व्यवस्था नहीं हुई, क्यों? अच्छा, अभी डिटेल इसका नहीं आया है। कमला हॉस्पिटल में 30 है, 30 में 20 अभी बेड खाली हैं। कृष्णा हार्ट केयर में 25 में 23 हमारा बेड लगा हुआ है, 2 बेड अभी खाली हैं। आशा ये आपका शकुंतला में 25 में 4 लगा हुआ है, 21 खाली है। क्यों सीआरओ साहब, ये जितनी सूचना लगी है सब सही है ना? एक कब का रिपोर्टिंग है? रिपोर्टिंग कब का है? अभी ऐसा है ना, 1 घंटा पहले की है। 1 घंटे पे हम लोग फोन करके रिपोर्टिंग लेते रहते हैं। ये माने अभी हमारा अगर देखा जाए तो पूरे जनपद में कोविड में कितने आपके अभी बेड खाली हैं? अगर इसके हिसाब से अगर मैं देखूं, बस यही अपडेट है। इसके ये अपडेट का मतलब अगर देखा जाए 20, 40, 2, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 47 और 4 भी तो खाली है ना ट्रामा में। ट्रामा को अगर आप हटा दो 47 बेड आपके पास खाली हैं। और अगर हम देखें तो 4, एक ट्रामा में 4 और 3, ये तो आपका L2 का हॉस्पिटल है। L2 में भी हमारे पास 7 खाली है कि नहीं? तो हमारे पास तो माने की व्यवस्था तो है ही, तब ये लोग क्यों ऑक्सीजन जो है भटक रहे हैं, अस्पतालों के बाहर लोग घूम रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? हमारे ऑक्सीजन वाली टीम भी लगातार लगी हुई है। हमारी एक टीम सीआरओ साहब, पहले तो आप ये बताओ, आपकी जो पूरी टीम यहाँ काम कर रही है वो क्या क्या आप लोग कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दो। जो जनता पैनिक हो रही है, जो उनको लग रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है, तो आप उसके बारे में थोड़ा जानकारी दो, क्या यहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर कंट्रोल रूम है ICCC। ये कंट्रोल रूम जनपद में जो पेशेंट अलग अलग स्थानों पर परेशान हैं, वो यहाँ पर कॉल करते हैं। उनको कहाँ पर भर्ती होना है, उनको भर्ती होने के लिए यहाँ से हॉस्पिटल अलॉटमेंट होता है। हॉस्पिटल अलॉट होता है तो वहाँ पर जा करके अपने आप को भर्ती कराते हैं। आप लोग अपने स्थानों पर बैठ के काम करो ना, अपना काम करते रहो, काम मत रोको, काम करते रहो। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हमारे जो कर्मचारी हैं वो होम आइसोलेशन में जो मरीज हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है। लगभग ऐसे 4500 के आसपास होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज हैं। उनको यहाँ कंट्रोल रूम से फ़ोन करके उनसे हाल चाल पूछा जाता है। वहाँ की लोकल आशा और आंगनवाड़ी से भी उनके हाल चाल के बारे में पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त यही कंट्रोल रूम से ही वहाँ के लोकल MOIC को फ़ोन करके ऐसे जो होम आइसोलेशन में पेशेंट हैं उनको हम दवाओं की किट उपलब्ध कराते हैं। उन दवाओं को खा करके लोग स्वस्थ हो रहे हैं। इसके अलावा यानी दवा आपसे चाहे जो मांगेगा सबको आप देंगे, चाहे जितने लोग मांगे? बिल्कुल, हमारे पास दवाओं का पर्याप्त स्टॉक है। उसका जो स्टॉक है वो संबंधित MOIC के पास भेजा गया है और उसका वंश बना के लेखपालों के माध्यम से, आशा आंगनवाड़ी के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उनके घरों तक डिलीवरी कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारे कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में जहाँ भी कोई संक्रमित व्यक्ति मिलता है, वहाँ पर अगर एक व्यक्ति मिलता है तो घर या उसके आसपास का 25 मीटर का दायरा, अगर ज़्यादा लोग मिलते हैं तो उस पूरे मोहल्ले को हम लोग कंटेनमेंट जोन घोषित कर देते हैं। और कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद वहाँ पर सामान्य गतिविधियाँ प्रतिबंधित हो जाती हैं। वहाँ पर लगातार सफाई की व्यवस्था, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में DPRO कराते हैं और शहरी क्षेत्रों में समस्त अधिशासी अधिकारी जो हैं वो कराते हैं। और इसका पूरा नियंत्रण कंट्रोल रूम से किया जाता है और स्थानीय स्तर पर SDM को भी इसमें जिम्मेदार बनाया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जितने भी व्यक्ति जिनकी अगर मृत्यु हो जाती है, उनको अगर दाह संस्कार करने में भी समस्या आ रही है तो यहाँ पर कंट्रोल रूम में फ़ोन करते हैं तो हमारी टीमें अलग अलग स्थानों पर लगी हुई हैं। उनको भी हम लोग फैसिलिटेट करते हैं। अगर कोई गरीब व्यक्ति होता है तो उसको लकड़ी और बाकी व्यवस्था भी हम लोग स्थानीय स्तर पर करते हैं। देखिए, आपने देखा जो लोग ऐसे लोग जो सिर्फ नेगेटिव बातें कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, ये हमारा जो कंट्रोल रूम है ये आपको बेड दिलाने का भी काम करेगा। आपको अगर दवा चाहिए तो मुफ्त में दवा भी, पूरा एक किट बनाया गया है। जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा किया था कि अगर कोई भी कोविड का पेशेंट है, हम उसको दवा का किट बना करके उसको सप्लाई करेंगे, उसको हम घर तक भेजेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि CRO साहब ने बताया, जो अभी इस कंट्रोल रूम का जो देख रहे हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो भी फ़ोन करेगा हमारे कंट्रोल रूम में, ये दोनों का नंबर लिख के दो हमको, ये जो भी फ़ोन करेगा कंट्रोल रूम में, हम उसको दवा की व्यवस्था कराएंगे। अगर उसको अस्पताल की आवश्यकता है तो हम उसको अस्पताल की व्यवस्था कराएंगे। जहाँ भी कहीं कोविड का पेशेंट मिलेगा, हम उसके अगल बगल की एरिया को बैरिकेडिंग करा करके उसको सैनिटाइज कराने का काम करेंगे। उसके अलावा साथ में ही एक सबसे बड़ा काम यहाँ पर होता है कि
कि अगर कोई पेशेंट कोविड का है, उसके पास दवा पहुंची कि नहीं पहुंची, उसका आप कहीं ना कहीं से उसका निरीक्षण भी करते हैं कि दवा अभी पहुंची कि नहीं पहुंची, उसकी जानकारी भी आप लोग यहाँ से टेलीफोन करके करते हैं। यानी कहने का मतलब हर चीज़। और अगर कोई ऐसा पेशेंट है, मान लीजिए दुर्भाग्यवश अगर किसी की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद अगर उसके पास दाह संस्कार की व्यवस्था नहीं है, तो दाह संस्कार करने की भी व्यवस्था सरकार उठाती है। अगर इस नंबर पर, जो हमारा ये नंबर है कंट्रोल का नंबर, जो 05452-260 और 666, यानी 05452-260-666, एक नंबर ये हो गया। और दूसरा नंबर 05452-260-501। अगर इस पर कोई भी फ़ोन करता है, उसको तमाम तरीके की सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी। सीआरओ साहब और कुछ जानकारी देना चाहते हैं, बताएं। इसके अलावा एक चीज़ है कि हमने जितने भी हॉस्पिटल अधिग्रहित किए हैं, सरकारी और प्राइवेट, उसमें हर हॉस्पिटल पर हमारे मजिस्ट्रेट तैनात हैं, जो कि वहाँ पर अगर कोई अव्यवस्था होती है तो उसको संभालने के लिए और उसको व्यवस्थित करने के लिए वहाँ पर उनको तैनात किया गया है, जो कि राउंड द क्लॉक 12-12 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है। उन मजिस्ट्रेटों को ये आदेशित किया गया है कि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और उनका किसी प्रकार से शोषण भी ना हो, ताकि उनको इलाज समुचित ढंग से मिलता रहे, इसकी भी व्यवस्था कराई गई है। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी का निर्देश था कि सेक्टर बना करके ड्यूटी लगाई जाए और उसका अनुपालन कराया गया है। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग ऐसा मैसेज डाल रहे हैं कि हम अस्पताल में नहीं जाना चाहते हैं, हमको सिर्फ ऑक्सीजन की आवश्यकता है और वो सिर्फ ऑक्सीजन ही चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या है, कोई व्यवस्था है कि या उनको अस्पताल में ही जाना पड़ेगा L1 में? बिल्कुल ऐसा है कि जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है, हमको जो जनपद में ऑक्सीजन का अलॉटमेंट है वो लगभग 200-250 सिलेंडर के आसपास है, जो कि चंदौली से मिर्ज़ापुर से मिल रहा है। तो हमारे पास इस समय जो सरकारी आपूर्ति है उतना ही सिलेंडर मौजूद है। ऐसी स्थिति में प्राइवेट व्यक्तियों को दे पाना तो संभव नहीं है, लेकिन ये है कि मेरा उनसे अनुरोध है कि वो सरकारी व्यवस्था और हमारी जो अस्पताल की व्यवस्था है उस पर विश्वास रखें और ऐसे लोगों को समुचित इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए हम लोग जिला प्रशासन पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। कुल मिला के आपका ये कहना है कि अगर कोई भी पेशेंट जिसका ऑक्सीजन लेवल 95 है, 94 है, 93 है, 92 है या 90 है, 90 तक के जितने भी लोग हैं, अगर उनको लगता है कि हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो अपने घर पे बाटला रखने की कोशिश ना करें, बल्कि हमारा जो L1 हॉस्पिटल है, जिसको मैं बार बार दिखा रहा हूँ, L1 मटियारी में, जिसमें कुल 225 बेड हैं और 218 बेड खाली हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसे पेशेंट जो घर में ऑक्सीजन रखने की व्यवस्था कर रहे हैं, वो जो है L1 में चले जाएं और उनको हम टेलीमेडिसिन की भी व्यवस्था करेंगे। और साथ में अभी हम लोग मीटिंग करके आ रहे हैं DM CDO सबके साथ, और उस मीटिंग में तय हुआ है कि जितने भी तहसील स्तर के अस्पताल हैं उस पर हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से हम पेशेंटों को, जो ऐसे लोग हैं उनको ऑक्सीजन की भी व्यवस्था करेंगे। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए हमारे साथ। देखिए, हमारे जिलाध्यक्ष श्री पुष्पराज जी, हमारे महामंत्री श्री सुशील मिश्रा जी, हम सब लोग लगे हुए हैं आपकी सेवा में। और हम लोग इसीलिए आज यहाँ पर कंट्रोल रूम में आए हैं। और आप देख भी रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए पूरी, आपका क्या नाम हुआ भैया? बैठिए बैठिए। ज्वाला प्रसाद, किस पद पर हैं आप? बैठ जाइए, बैठ के बात करिए, कोई बात नहीं। वरिष्ठ सहायक हैं आप। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अच्छा, जितना आपके पास फोन आ रहा है आप उनको बता रहे हैं कि आपको यहाँ पर भर्ती होना है। ये आपका पूरा ये रिकॉर्ड है जी सर। ये जैसे पेशेंट का नाम क्या लिखा आपने? राजेश सिंह जी। ये इनका गांव कहाँ? महाराजगंज। ये हमारे कड़ेरेपुर के हैं। देखिए, हमारी विधानसभा का ही मामला है। इनका रिपोर्ट निगेटिव आ गया है। निगेटिव आने के बाद क्या आप शिकायत क्या कर रहे हैं? हाँ, ये कर रहे हैं, इनको ये कहा गया कि आप जो है जाँच जा करके कराए वहाँ पे। अच्छा, तो जाँच के लिए ऑक्सीजन नहीं लेवल था, ऑक्सीजन। इनको शिकायत क्या, दिक्कत क्या है? इनको दिक्कत ये थी कि इनका जो है नहीं, आपके पास से क्यों फोन की, किस कारण से फोन की? जांच के लिए फोन किया। इनका कहना फिर से जांच कराना चाहते हैं। हाँ, फिर से जांच। ये दूसरा विनोद कुमार की क्या समस्या है? ये विनोद कुमार खुटहन से फोन किए हैं, इमामपुर से। इनकी भी जांच नहीं हुई है सर। ये सिर्फ जांच के लिए। हाँ, और उसके बाद तीसरा पेशेंट दुर्गावती। हाँ, इनका क्या कहना है? ये कह रहे हैं कि हम वहाँ सदर में हैं, वहाँ से रेफर कर दिए हैं। इनको प्रभारी से बात करके कहा गया कि आप उसके हिसाब से आप जहाँ कहें एडमिट। अच्छा, माने ये जो है वहाँ से हटा दिए गए हैं, रेफर हो गया इनका। जी। तो इनका कहना है कि हमको अस्पताल कोई समुचित व्यवस्था मिल जाए अस्पताल जी में। सर।
ये जनार्दन दुबे जी का क्या कहना है? इनका ये भी कह रहा है कि हमारा रिपोर्ट निगेटिव है, हम भर्ती थे और इनको भी प्रभावी से यानी अभी तक आपके पास किसी ने ऐसा फोन नहीं किया जिसको भर्ती होने की आवश्यकता है? नहीं, अभी तो नहीं सर। अभी नहीं आया है। यानी क्या मैं समझूं कुछ पेशेंट की संख्या कम हो रही है क्या? और सब में है सर। आप क्या है? हमारे तो ये अजीत सिंह हैं जी, बरसठी के पपरावन गांव के रहने वाले हैं। ये दिल्ली से लौटे थे, उसमें पॉजिटिव थे। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सिंह। कहाँ पे क्या पद पे हैं? वरिष्ठ सहायक हैं आप। क्या ये कह रहे हैं, इनको क्या दिक्कत है? ये दिल्ली से जब लौटे हैं तो इनकी शादी तो 26 तारीख से पहले वो जांच करा के दिल्ली से लौटे हैं। तो इन्होंने उसमें भी पॉजिटिव आए। फिर ये कह रहे हैं कि मैं जांच करा के अपना मैं उसमें नॉर्मल हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं जांच कराना चाहता हूँ। ये जांच कराना चाहते हैं। यानी आज आप लोग के पास जितने फोन आ रहे हैं क्या जांच के लिए ज़्यादा आ रहे हैं क्या? भर्ती वाले नहीं आ रहे हैं क्या फोन? ऐसे दोनों प्रकार के आते हैं। अच्छा। लोगों को जानकारी नहीं होती, हम जांच कैसे कराएंगे, कहाँ कराएंगे, तो इसके लिए अच्छा, मेन जांच के लिए ज़्यादा। आपका क्या है भैया, आप क्या कर रहे हो? हैं? अच्छा, जितने लोग जो है पॉजिटिव आए हैं उनको आप घर में रहने की सलाह दे रहे हैं और कोई परेशानी तो नहीं, इसकी जानकारी ले रहे हैं और उनको दवा की व्यवस्था कर रहे हैं, दवा पहुंचा रहे हैं। अच्छा, दवा की जानकारी कौन ले रहा है कि दवा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसकी कौन जानकारी ले रहा है? इसमें कौन है ऐसा कर्मचारी? दवा पहुंचा कि नहीं इसकी जानकारी कौन प्राप्त कर रहा है? कोई है यहाँ पर? क्यों सीआरओ साहब, यहाँ पे स्टाफ कौन ऐसा है कि जो पूछता है कि दवा आपके पास पहुंची कि नहीं? कौन स्टाफ है यहाँ पर? किसकी जिम्मेदारी है? ये आपको क्या देखते हैं आप? हाँ, तो क्या शिकायत आ रही है कि क्या आ रही है? क्या जैसे आप पता कर रहे हो तो क्या जानकारी मिल? आप सिर्फ अधिकारियों से बात करते हैं, तो इसकी जानकारी ग्रामीणों से कोई लेता है, आम जनता से? कौन है वो? सीआरओ साहब, चलिए इधर। ये इनका कहना है कि मैं एडीओ पंचायत से बात करता हूँ, पूछता हूँ कि आपने जो है सफाई कराई कि नहीं कराई। एडीओ पंचायत तो मान लीजिए ये भी कह सकता है कि नहीं मैंने करा दिया, तो क्या कोई उस पेशेंट के घर पर या कोई ऐसा है जो बात करता हो, जो यह पूछता हो कि भाई वहाँ पे सफाई हुई कि नहीं? ऐसा कोई है? अच्छा, यहाँ पर है, ये हमारी निगरानी समिति है। आपका ये निगरानी समिति है। ये सारे लोग, आप अपना परिचय दो। आप सफाई कर्मी पद पे, आप क्या जानकारी प्राप्त कर रहे हो? और दवाई, मास्क थोड़ा ठीक से लगाओ। अच्छा, उनको क्वारंटाइन रखा जाए। अच्छा, साफ सफाई हुई कि नहीं हुई इसकी जानकारी नहीं पूछते हैं कि आपके? कौन लेता है? आप लोग पूछते हो? तो जहां भी आप फोन करते हो वहां से क्या रिपोर्ट आती है? तो लोग क्या बताते हैं, सैनिटाइजेशन हुआ कि नहीं, सफाई हुई कि नहीं? भाई कर्मचारी तो मान लो कह दिया कि हाँ हो गई, तो वहाँ गांव वाले क्या रिपोर्ट देते हैं? फोटो आता है? अच्छा, ये बताओ कि ये जो है दवा पहुंची कि नहीं इसकी जानकारी कौन प्राप्त करता है? आप जो है पेशेंट के यहाँ पूछते हो कि दवा पहुंची कि नहीं? फिर वही बात, सीआरओ साहब मेरी बात आप समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। व्यक्तिगत मरीजों से बात जो है ये वाली टीम करती है और आशा से ये लोग इंश्योर कराते हैं दवाइयाँ उनके तक। व्यक्तिगत मरीज से कौन पूछता है मुझे उसको बताइए। व्यक्तिगत मरीज से कौन बात करता है जो ये पूछता है कि आपको दवा मिली कि नहीं मिली? कोई टीम है यहाँ पर? नीचे एक टेलीमेडिसिन की टीम रखी गई है। जिनकी लिस्ट मिलती जो भी सिम्टोमेटिक पेशेंट है उनको कॉल करके उनसे पर्सनली पूछेंगे कि आपको मेडिसिन मिली, आप एडमिट हैं, आप होम आइसोलेशन में, दवा नहीं मिली तो आप जाके दवा ले सकते हैं या फिर हम अपने इनसे कर्मचारियों से दवा दिलवाएंगे। इसके लिए एक टीम लगी है, 5 ओके। अच्छा, वो लोग पूछते रहते हैं ना? और उनके नंबर हर CSC पे लगा दिए गए हैं, 5 नंबर हमने है। जो है उनके सारे नंबरों की सूची, ये देखिए, ये नंबरों की सूची यही जो है ये अलग अलग जो है। इसको हटाइए, इसको हटाइए साइड से। क्या है इसमें? ये सब CSC
सारे नंबरों की सूची है, इसको जो है सबको पब्लिसाइज कर दिया गया है। इसके अलावा हम लोगों ने हर जगह जो है पोस्टर बैनर भी लगवा दिए हैं। कंट्रोल रूम के जितने भी नंबर हैं ये है। नहीं, जैसे मैं ये कह रहा था ना सीआर साहब, इसका सबसे बड़ी बात वहाँ सफाई हुई कि नहीं और वहाँ पर जो है दवा पहुँची कि नहीं, इसकी जानकारी करना बहुत ज़रूरी है, जान लीजिए। सीधा ये मरीजों से भी सीधा बात करते हैं होम आइसोलेशन वाले। तो अच्छा, क्यों? हेलो, होम आइसोलेशन वाले कौन हैं? आप अकेले हो? इनके साथ 3-4 लोग। नहीं तो अकेले हैं अभी। माने सबकी रिपोर्ट आपके पास रहती है कि कितने लोगों के पास दवा पहुंची कि नहीं? क्यों भैया, आप जो होम आइसोलेशन में हैं उन्हीं पेशेंटों से बात करते हो ना, तो वो लोग को दवा पूछते हो दवा मिली कि नहीं? वो लोग बताते हैं कि दवा मिल गई है, हैं? कहीं से कोई शिकायत तो नहीं आती है? आज जैसे आपने कितने लोगों से बात की, हमको दिखाओ। ये देखिए अभी तक आपने कितने लोगों से बात की है? दवा मिली कि नहीं मिली। जैसे पहला नाम पढ़ो आप। पहला नाम पढ़ो। पंकज कुमार मिश्रा जी से बात हुई है ये सर। कहाँ के हैं? ये सर उम्र 35 है, मेल है ये। सदर जौनपुर के हैं सर। ये सदर जौनपुर के हैं। क्या लिखे हो? तो डॉक्टर साहब से बात हुई? हाँ, डॉक्टर साहब से बात हुई है। तबीयत कैसी है? ठीक है सर। काढ़ा गर्म पानी का वही बार सेवन कर रहे हैं, ठीक है। आशा आपके यहाँ आती है नहीं? बताते हैं हाँ आती हैं, जैसे एक दिन दूसरे रोज पे, एक दिन नहीं आती दूसरे रोज पे आ जाती हैं बीच में। ये दवा आशा बहुएं सप्लाई कर रही आशा हैं। ही जा करके पहुँचाती हैं। अच्छा, उनको बैग पूरा दिया जाता है जिससे वो लोग उनका 7 दिन की दवाई का पूरा। इसमें जिनका दवा अगर मान लो जिनको नहीं पहुंचा है तो उसको आप कहाँ नोट करते हो? जैसे सर उनको हमें पूछ लेते हैं कि आशा अगर जाती हैं तो उनको दवा के डॉक्टर साहब से संपर्क करते हैं नहीं? मेरी बात समझो, जैसे मान लो कोई पेशेंट ये कह रहा है कि हमको दवा नहीं मिला है, नहीं सर, उसको आप बताते हो किसी से कि नहीं मिला है, तो किसको बताओगे आप? हम ये बताते हैं डॉक्टर साहब से संपर्क करें, डॉक्टर साहब को पूरा कहाँ दवा मिलेगी, डॉक्टर साहब। भाई अगर मान लो डॉक्टर से संपर्क नहीं हो रहा है, वो आपसे शिकायत कोई कर रहा तो आप कुछ नहीं करते हो? नहीं सर, नहीं करते। उसको आशा को भेज करके दिलवाएंगे ना। आशा से बात करते हो आप? आशा से आप बात करते हो पक्का? कौन बात करता है? ये इसकी व्यवस्था बनाइए। आशा से उन लोग बात करते हैं क्योंकि मतलब सब आपस में लिंक्ड है व्यवस्था। अच्छा, मतलब ये होम आइसोलेशन में जो रह रहा है उसका स्वास्थ्य पूछेंगे आशा आती है कि नहीं आती है। आशा के आने का मतलब ही हो गया कि आशा वहाँ की जैसे डीपीआरओ साहब मैं कह रहा हूँ, आपकी टीम क्या कर रही है? आपकी टीम हमारी टीम जो है सर निगरानी समितियों से बात करती है और उसे पूछती है कि क्या वहाँ पे कोई बारी व्यक्ति आया, सिम्टम उसमें मिला, साफ सफाई और ये सब। सफाई और सैनिटाइजेशन। तो नहीं, मैं कह रहा हूँ उसमें एक चीज़ और जोड़ दीजिए, अगर कोई पॉजिटिव है तो उससे ये भी पता लग जाए कि दवा आपको मिली कि नहीं मिली, दवा है कि नहीं, क्या है क्या नहीं है। निगरानी समिति के ही है हमारे लोग, वो जाते हैं, आशा भी जाते हैं, एवं जाते हैं, आंगनबाड़ी हमारी वहाँ रहती है, सब लोग करते हैं। नहीं, इस पर थोड़ा सा जो है इसको बारीकी से आप लोग थोड़ा देखिए, क्योंकि अभी देखिए लोग पैनिक हैं। अगर आप जो है लोगों को समझा ले गए, आप लोगों ने बढ़िया से लोगों को बता दिया कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, होम आइसोलेशन में रहने की ज़रूरत है, आपको दवा हम फ्री में दे रही सरकार, आपको दवा मिलेगी। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम है तो आप जो है अगर 90 के नीचे आ रहा है तब तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है। अगर 94-95 है तो आप अच्छा चलिए उनसे हमको भेंट कराइए। ये आप लोग क्या कर रहे हो भैया यहाँ पर हैं? ये क्या है? अच्छा, आप पूरा सैंपलिंग करवाने की जिम्मेदारी किसका पॉजिटिव है? हाँ, सैंपलिंग होने के बाद साहब हम उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड जोड़ते हैं क्योंकि परिवार में अच्छा, आप कंप्यूटर में फीडिंग, सारे लोग यही काम करते हो ना, सब कंप्यूटर में फीडिंग करने का काम। आप लोग क्या करते हो हैं? अच्छा, आप लोग सफाई कर्मियों से बात करते हो कि सैनिटाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा,
पूरा डिटेल आप रोज का रोज करते हो, चलो बहुत बढ़िया। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरी टीम अलग अलग सबका काम है, सफाई की निगरानी करना अलग, और दवा पहुँची कि नहीं पहुँची उसका अलग, कौन पॉजिटिव आया कौन निगेटिव आया, किसको जो है दवा चाहिए किसको क्या चाहिए, सारी व्यवस्था, किसको बेड चाहिए, यानी सारे कर्मचारी यहाँ पर सक्रिय हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। अध्यक्ष जी थोड़ा नीचे आइए, थोड़ा चल रहे हैं क्या, आइए नीचे, कौन चल रहा है हमारे साथ? बस हमको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि घबराहट में उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। घबराना नहीं है, धैर्य रखना है। कोई नहीं जानता था कि इतनी बड़ी महामारी आएगी, इतना बड़ा स्वरूप लेकर के आएगी और ये स्थिति होगी, और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता होगी ये भी किसी को जानकारी नहीं थी। तो हम लोग अगर धैर्य से रहेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल अपना ऊपर करके रहेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो लड़ाई है हम लोग ज़रूर जीतेंगे। तो इसमें क्यों कहा गया सीआरओ साहब, आप क्या देख रहे हैं? अच्छा बात कर लो आप ही लगे हैं क्या यहाँ पर? हाँ, आप लोग लगे हैं? टेली मेडिसिन वाली टीम है, सबको भी नया मतलब सबको मोबाइल व्यवस्था दी गई है। नमस्कार, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? हाँ, अच्छा, आप माने कि दवा की सलाह देते हैं, जो भी आपके पास फ़ोन करेगा। आप डॉक्टर हैं? अच्छा, डॉक्टर RS कुशवाहा। तो आप माने कि प्राइवेट हैं कि सरकार गवर्नमेंट में? अच्छा, जिला अस्पताल में आप सर्जन हैं। तो आपके पास दिन भर में तो कितने कॉल आते होंगे हैं? अच्छा, उस समय जितना भी कॉल आता है उसको आप अटेंड करते हो। आपका क्या नाम हुआ? डॉक्टर SK दुबे। आप भी यहीं जिला अस्पताल में ही तैनात हैं? तो आपके पास भी जो कॉल आता है तो आप सबको अटेंड करके, क्या आप कॉल करते भी हैं कि आपके पास कॉल आता ही है? अच्छा, क्या स्थिति है, क्या रिपोर्ट दी जा रही है या क्या दवाएं चल रही है, सारी चीज़ें बताई। चलिए बहुत बढ़िया। वहाँ से फोन आता है, कोई दिक्कत परेशानी है तो उनको आगे की चीज़ें रेफर करने के लिए भी बताई जाती है कि आगे आप कहाँ जाके कैसे मिल सकते हैं या आगे की सुविधा कहाँ है। यानी हमारा कंट्रोल रूम पूरी तरीके से काम कर रहा है, दवा की भी व्यवस्था कर रहा है, दवा किसको चाहिए क्या चाहिए उसकी भी व्यवस्था कर रहा है, बेड की भी व्यवस्था कर रहा है, हर चीज़ एवरीथिंग। ऐसा कुछ भी नहीं जो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग पैनिक हो रहे हैं। तो मैं लोगों से कहना चाहता हूं कोई ना घबराए, हमारे पास पूरी व्यवस्था है। और हमारे साथ देखिए CDO साहब भी जुड़ गए। मैं चाहूँगा कि CDO साहब आप भी जो है, जो जनता परेशान है इस समय लगातार लगी हुई है, हम आपका ऊपर का भी पूरा टीम देख कर आ रहे हैं। पूरी टीम आपकी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा आपने टीम बनाया है, सबका अलग अलग काम बांटा है। सफाई करने वाला कि भाई सफाई हुई कि नहीं, वहाँ बैरिकेटिंग हुई कि नहीं, दवा पहुँची कि नहीं पहुँची, बहुत सारी व्यवस्थाएं मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। आप जनता को क्या कहना चाहते हैं कि जैसे कि उनके अंदर जो घबराहट है, वो तमाम तरीके का सवाल उनके दिमाग में है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले ये है कि इस बीमारी को समझना पड़ेगा, और इस बीमारी में जनता को ये समझना चाहिए कि अगर इनिशियल स्टेजेस पे अगर आपने दवाई का जो पैकेट है, हेल्थ किट प्रोवाइड किया जा रहा है सभी लोगों को, वो अगर आपने खा लिया और आपने अपना जो भाप लेने का काम है, काढ़ा का काम है, या जो है कि आपको प्रोन पोजीशन पे लेटने का कार्य है, अगर ये सब आपने कर लिया तो स्थिति बिल्कुल संभल जाएगी। क्योंकि ये चीज़ें स्थिति शुरू में होती नहीं है, इसलिए स्थिति बाद में ख़राब बनती है और बाद में आपको हॉस्पिटल आना पड़ता है और हॉस्पिटल में फिर आपको एडमिट होना पड़ता है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी सिचुएशन ही नहीं आनी चाहिए कि हम लोग हॉस्पिटल का नौबत ही आए। आप लोग को अपने घर में जो प्रॉपर इनिशियल स्टेजेस में जो दवाइयाँ हैं वो आपको सबको उपलब्ध कराई गई हैं। लगभग 5000 ऐसे होम आइसोलेशन में लोग हैं जिनको दवाइयाँ घर में उपलब्ध करा दी गई हैं। सिम्टोमेटिक लोग को भी हम लोग दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे हैं। मेरा मेन पर्पस यही है कि अगर ये दवाइयाँ खा लें, आप भाप प्रॉपर लेते रहें, प्रॉपर काढ़े का सेवन करते रहें, प्रोन पोजीशन पे अगर आप आते रहें और एक्सर्शन ज़्यादा ना करें, आप पैनिक ना करें, मन में संतोष रखें। ऑक्सीजन की आवश्यकता ऐसी नहीं पड़ेगी, बहुत कम लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरा आप लोग से यही निवेदन है कि अपने घर में रह के ही
इसका इलाज जो है प्रॉपरली कर लें, वरना अगर यहाँ अस्पताल में आएंगे तो हम लोग आपकी सेवा के लिए। अच्छा, आपके पास अभी व्यवस्था क्या क्या आपने जनपद में कर रखी है जिससे लोग घबराएं ना? ये जो हम लोग यहाँ 300 बेड का अस्पताल है L2 का, जिसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था उपलब्ध है। बट आप ये समझिए अगर 300 से ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो हमारे यहाँ समस्या आ जाती है। ये 50 लाख का जिला है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आ जाते हैं और फिर हमारे यहाँ समस्या उत्पन्न होती है, जो कि जनता को भी देखने को मिली है पिछले दिनों में। और तो मेरा ये कहना है कि प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा इसका उपाय है। प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा उपाय है। क्योर जो है वो तो सेकेंडरी है, अस्पताल में आना वो क्योर कहलाता है। तो मेरा आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि प्रिवेंशन पे ध्यान दीजिए, कि इस समस्या को, इस कोरोना को बढ़ने मत दीजिए। अगर शुरू में आपने कंट्रोल कर लिया तो ये समस्या नहीं बढ़ेगी। अच्छा, दूसरा जैसे कहने का मतलब आपके पास वेंटिलेटर की कितनी व्यवस्था है अभी आज के डेट में? अगर आईसीयू का व्यवस्था जो है वो 24 वेंटिलेटर की व्यवस्था है। इसके साथ प्राइवेट सेक्टर में भी कम से कम 15 वेंटिलेटर की व्यवस्था है। परंतु हम 24 + 15 जोड़ भी लें तो हमारा लगभग आता है 39 आता है। तो 39 लोगों से ज़्यादा हम वेंटिलेटर नहीं दे सकते, परंतु अगर संख्या ज़्यादा होती है तो फिर जनता को समस्या आती है। जैसे उसके अलावा जैसे हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, और हमारी जनता भी पूछ रही है कि जैसे L1 हॉस्पिटल के लिए जैसे हमने भी मांग रखी है, और एक ऑक्सीजन प्लांट के लिए चिट्ठी भी हमने लिखा है और आपसे आपके नाम ही लिखा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हमारी जनता भी जानना चाहती है कि ऑक्सीजन प्लांट जैसे हमारे बदलापुर में L1 हॉस्पिटल और ऑक्सीजन प्लांट कब तक के लगने की संभावना है? क्योंकि हम लोग इस पर बिल्कुल तत्पर हैं। सभी विधायकगण ने अपने अपने प्रस्ताव भेजे हैं, आपने भी अपने प्रस्ताव भेजे हैं हमारे पास। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक दो दिन में फाइनलाइज करके सभी ऑर्डर कर दें। हम लोग का यही प्रस्ताव है कि हम लोग सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि सभी विभिन्न विधानसभा में आते हैं, वहाँ पे एक हमारा जो 10 सिलेंडर या 25 सिलेंडर का ऑक्सीजन प्लांट लगाएं, जिससे कि 10 से 15 बेड में ऑक्सीजन सप्लाई हो सके। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि वहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की व्यवस्था करना। तो लगभग 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्रत्येक हमारे जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जो विधानसभा वाले हैं, वहाँ पे हम लोग ये व्यवस्थित करेंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि जो अन्य L1 के लिए जो अन्य सुविधाएं हम लोग को करनी होती हैं, वो सब सुविधाएं हम लोग उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि जनता अगर इनिशियली हमें इन्फॉर्म करे, अभी हमारा L1 225 बेड का मटियाली चल रहा है, खाली भी है, वहाँ पे ऑक्यूपेंसी 10 से 15 है। इसका ये मतलब है कि जनता शुरू में नहीं आ रही है। जनता जब बिल्कुल परेशान हो जाती है तब वो L2 में सीधे आती है, यानी कि वो होम आइसोलेशन से सीधे L2 जा रही है, L1 तो जा ही नहीं रही है। तो जनता को ये समझना पड़ेगा कि बीमारी को शुरू में कंट्रोल करना है। शुरू में कंट्रोल कर लेंगे तो कंट्रोल कर ले जाएंगे, वरना समस्या आगे बढ़ेगी। जैसा देखिए, मैं भी आप लोगों से यही कह रहा था कि L1 मैंने देखा पूरा का पूरा L1 हमारा खाली है, और L1 खाली होना ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे यहाँ क्या है कि जब स्थितियाँ सामान्य रह रही हैं, जब कंट्रोल हम कर सकते हैं, तब तो हॉस्पिटल में नहीं आ रहे हैं। जब उनकी स्थिति खराब हो जा रही है तब वो डायरेक्ट L2 में आ रहे हैं, और L2 में जब वो आ रहे हैं तब उनकी स्थिति ऑक्सीजन लेवल 50 और 60 पे आ जा रहा है, और उस पर मैं समझता हूं कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है कि हम लोग तहसील स्तर पर भी L1 बना रहे हैं, और उसके साथ साथ अभी हमारे ज़िले में L1 की व्यवस्था लगभग कितना बेड है उसमें? 225 बेड है। मैंने अभी ऊपर जाके देखा मात्र 8 बेड लगे हैं, बाकी सारे बेड खाली हैं। अगर शुरुआती लक्षण आपको दिख रहे हैं, आपको सर्दी जुकाम बुखार, या आपका ऑक्सीजन लेवल 94, 95 या 93 या 90 तक है, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप ऑक्सीजन का बाटला मत खोजिए। आप ऑक्सीजन के चक्कर में इधर उधर मत दौड़िए। और उसमें क्या हो रहा है, ब्लैकमेलिंग वाले भी घूमने लग रहे हैं कि हम आपको दिलवा देंगे, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको पैनिक कर रहे हैं, आप स्वयं पैनिक हो रहे हैं। मेरा आग्रह है कि आप L1 हॉस्पिटल में डॉक्टर भी हैं, सारी व्यवस्था है, दवा भी सरकार मुफ्त दे रही है, खाना और पीने की भी पूरी व्यवस्था है। आप तत्काल L1 में भर्ती हो जाइए, जिससे कि आपको L2 न जाना पड़े और आपको कंट्रोल हो जाए। मैं डॉक्टर साहब, मैं भी आपसे चाहता हूं कि जो शुरुआती जो दिक्कतें लोगों को हो रही है, उसमें आपको क्या सलाह है, क्या लोग करें जो घबराए हुए हैं? हर आदमी डिस्टर्ब है, कोरोना के नाम से लोग भयभीत हैं। आप बताइए।
जो भी पेशेंट सिम्टोमेटिक है, उनको सर्दी खांसी जुकाम बुखार, वो चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, जो प्रेस्क्राइब प्रोटोकॉल है उसका वो सेवन शुरू कर दें और घर में रहें और अपने को आइसोलेट कर लें घर के अन्य सदस्यों से या समाज में वो पहले रहें। 95% अगर 100 लोगों को लक्षण मिलता है, 95% लोग अगर इतना कर लेंगे तो उनको किसी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी कल भी हम लोगों ने किया, बात कर रहे हैं हम लोग व्यापार मतलब जो दवाओं के विक्रेता हैं उनके साथ कल बैठक हुई है। हम लोगों ने ये कहा कि ये किट वो तैयार करके अपने यहाँ रहें, क्योंकि 40 से 50% ऐसे लोग हैं जो सीधे मेडिकल माने अगर लोग घबराएं ना, घर में रह करके अपने आप को सुरक्षित रखें, दवा खाएं तो ठीक हो सकते हैं। एकदम 100%। सिर्फ 5% लोगों को ऐसी समस्या आएगी कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। अध्यक्ष जी अभी थोड़ा 2 मिनट आ जाओ भैया, कहाँ हैं? अच्छा वीडियो कॉलिंग। सुशील जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों के जो इतना घबराहट है, लोग इस पर क्या आप कहना चाहते हैं? लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्या कहना चाहते हैं आप? घबराहट से लोगों को बचना चाहिए, यथासंभव लोगों को घर में रहना चाहिए। और कुछ रह गया? खास बात यह है कि जब लोगों का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो, जो गैर चिकित्सकीय उपाय बताए गए हैं विभिन्न लोगों द्वारा, उसका भी लोगों को उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। अब आप लोग निश्चिंत रहिए। देखिए पूरा कर्मचारी, हमारे सीडीओ साहब, डीएम साहब, हमारे सभी डॉक्टर्स, हमारे सीआरओ साहब, सारे कर्मचारी, मैं समझता हूं जिले का हर विभाग मिल करके सिर्फ कोविड पे काम कर रहा है, आपको बचाने का काम कर रहा है। किसी को यह नहीं पता था कि एकाएक इतनी बड़ी महामारी आएगी और इतना व्यापक रूप धर के आएगी। इसमें लोग घबरा के बहुत ज़्यादा पैनिक हो जा करके, मैं समझता हूँ कि कोरोना से क्यों डॉक्टर साहब अपने आप लड़ सकते हैं, हमारे तो रोगों से लड़ने की क्षमता जो है अपने आप बढ़ सकती है। आधा तो हम अपना क्षमता खत्म कर दे रहे हैं। 150 या 200 रुपए से ज्यादा की वो किट नहीं होती है। और 40% लोग हमारे समाज में ऐसे हैं, हम सब लोग कि अगर थोड़ा सा सर्दी खांसी जुकाम हो तो हम केमिस्ट के सामने रुक के उससे दवा लेंगे। तो ये मैसेज केमिस्टों को बहुत क्लियर दिया गया है कि अगर इस तरीके के जो मरीज हैं उनको वो पैकेट आप देंगे, और जो बहुत गरीब लोग हैं उनके लिए 10-5 पैकेट आप अलग से रखिए, जिनके पास पैसा नहीं उनको भी नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और 40% लोग ऐसे अगर रुक गए वो तो सिम्टोमेटिक समझ लीजिए घर पे ही उनको दवा मिल गई और उनको अस्पताल आने की जरूरत नहीं। क्या बात, क्या बहुत बढ़िया। अच्छा क्या है कि कोविड पॉजिटिव और कोविड निगेटिव के चक्कर में हम इलाज शुरू नहीं करते। जिसको सर्दी खांसी जुकाम बुखार है वो कोविड प्रोटोकॉल के तहत दवा शुरू कर दो तुरंत। अच्छा सीडीओ साहब मैं एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ, जनता हमसे सवाल भी कर रही है हमारे मैसेज के माध्यम से फेसबुक पर। जनता ये कह रही है कि हमने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, हमने 400-500 बेड की भी अरेंज कर दिया, हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल भी हमने कर दिया, लेकिन उनका कहना है कि ऐसा लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं कि तब भी अस्पतालों के बाहर लोगों का भीड़ लगा हुआ है, सिलेंडर लेकर के लोग बैठे हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, सीधा आदेश है कि कोई भी बाहर अस्पताल के बाहर जो है गैस सिलेंडर लगा के बैठता हुआ नहीं पाया चाहिए, उसको अस्पताल में जगह मिलनी चाहिए, उसको अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। इस पर आपका माने कि क्या हम आगे कुछ और बेड बढ़ा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं इसमें? जिस घटना के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं बेसिकली ये जिला अस्पताल सदर की घटना है, जो कि कल की घटना है। इसमें जो कुछ लोग ऐसे पाए गए जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेके बाहर बैठे थे, और इसमें एक व्यक्ति आइडेंटिफाई किया जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा था ऑक्सीजन सिलेंडर का, विकी नाम का व्यक्ति था, जिसके खिलाफ जो है वहाँ के सीएमएस ने मुकदमा दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी को भी तहरीर दे दी है। सेकेंड पॉइंट ये है कि हमारी ये व्यवस्था है कि हमारा जो जिला अस्पताल मेल है वहाँ पे 81 बेड की व्यवस्था है, जो हमारे सिम्टोमेटिक हमारे जो लोग हैं या प्रिजम्पटिव कोविड लोग हैं। इसी के साथ सदर अस्पताल में हमारा 100 बेड का जो है वो एमसीएच विंग चल रहा है। तो हमारा ये जो व्यवस्थाएं जिला अस्पताल में है, परंतु अगर 180 से ज़्यादा लोग अगर वहाँ आ जाएंगे तो ये स्वाभाविक है कि भीड़ इकट्ठा होगी। इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का जो फैसिलिटी एलोकेशन है ये हम कंट्रोल रूम के माध्यम से करते हैं। यस। अगर जनता कंट्रोल रूम में फ़ोन करे तो हम बताएंगे कि कहाँ बेड खाली है और वहाँ जा सकती है। परंतु अगर जनता बिना हमसे कंट्रोल रूम से पूछे अगर वहाँ पहुँच जाएगी तो जनता को कठिनाई की समस्या फेस करना पड़ेगा। तो मेरा जनता से यही अपील है कि कंट्रोल रूम को फ़ोन कीजिए। कंट्रोल रूम में 10 लाइन लगा दी गई हैं, 10 हंटिंग लाइन है। तो उम्मीद है कि जो समस्या आती थी कि इंगेज जा रहा है फ़ोन, उस तरह की समस्या नहीं आएगी।
और आप कंट्रोल रूम के माध्यम से आवंटन करा सकते हैं। कोई माने कुल मिलाजुला का आपका कहना है कि जनप्रतिनिधि या किसी नात बात रिश्तेदार या किसी सगे संबंधी के पास फ़ोन ना करके हर व्यक्ति को, हर पेशेंट को, हर ज़रूरतमंद को जो कोविड का पेशेंट है उसको अपने कंट्रोल रूम पे अगर वो फ़ोन करेगा तो हम उसको ज़्यादा सुविधा दे सकते हैं। बिल्कुल, कंट्रोल रूम में फोन करेगा तो उसको सही सूचना मिल पाएगी कि उसको कहाँ जाना चाहिए, जहाँ पे बेड अवेलेबल है। वरना होगा क्या, वो एक अस्पताल जाएगा, वो लोग कहेंगे कि हमारा भर गया है, वो दूसरे अस्पताल जाएगा, वहाँ पे भी लोग कहेंगे बेड भर गया, वो तीसरे अस्पताल जाएगा, वहाँ भी लोग कहेंगे बेड भर गया है। तो इससे क्या है कि जनता को असुविधा उत्पन्न होगी। तो कंट्रोल रूम में फोन करें, कंट्रोल रूम के माध्यम से एलोकेशन होगा। अगर हमारे पास सुविधा, अगर मान लीजिए हमारे बेड भर गए हैं तो हम लोग वाराणसी भेजने का भी कार्य करेंगे। यानी आपके पास जगह की कोई कमी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त जगह है। जो भी पेशेंट हैं हम उनको बेड देने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन एक और मेरा कहना है, चूंकि हम जनता का रोज पेन लेते हैं, रोज मेरे पास फ़ोन आता है, अधिकतर पब्लिक ये कहती है कि मुझे सिलेंडर दिलवा दो गैस का, जबकि मैं समझाता हूं कि गैस सिलेंडर मैं अस्पताल में भर्ती तो करवा सकता हूं लेकिन सिलेंडर नहीं दिलवा सकता हूं। क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि अगर कोई पेशेंट घर पर सिलेंडर चाहे तो उसको भी आप प्रोवाइड करा रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? कोई व्यवस्था नहीं है कि हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर जो है किसी को घर में दें। कारण ये है कि ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास जो है उसकी अभी लिमिटेड स्टॉक है। लिमिटेड स्टॉक के लिए हम लोग सबसे पहले जिला अस्पताल और जो हमारे सरकारी कोविड स्थल हैं उन पर हम प्रयोग कर रहे हैं। और सेकेंड पॉइंट ये है कि हमारे जो प्राइवेट अस्पताल लगे हुए हैं कोविड केयर में, उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इन दोनों के बाद हमारा पूर्ति होती है कि हमारी डिमांड 800 सिलेंडर की है अस्पतालों में, हमें जो आज के दिन उपलब्ध हो रहे हैं वो लगभग 150 से 200 सिलेंडर है। तो यानी कि जो हमारा गैप है वो 600 सिलेंडर का है। इसका ये मतलब है कि हमारे पास अभी डेफिसिट चल रही है। तो सबसे पहले हम अस्पतालों को पूर्ति करेंगे, उसके बाद हम आगे सोचेंगे। यानी भविष्य में अगर हमारा अस्पताल जब हो जाएगा तो हम L1 चालू करेंगे, पहले तहसील स्तर पर ऑक्सीजन की कमी को हम दूर करेंगे, उसके बाद ही हम आगे होम आइसोलेशन में ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में सोच सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको कई अधिकारियों से बात कराया, सभी लोगों ने आपको जो सही सलाह था उसको दिया। बस मेरा आग्रह है कि आप पैनिक न होइए, सरकार पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित है। हर एक कर्मचारी, हर एक अधिकारी, सारे लोग दृढ़ संकल्पित हैं और आपकी सुरक्षा के लिए सब लोग रात दिन लगे हुए हैं। बस मेरा एक ही आग्रह है कि आप लोग की कृपया पैनिक न होइए, आप लोग कतई दिमाग पे कतई प्रेशर मत दीजिए। आपके पास सारी हमारे पास व्यवस्था है। हम लोग आपके घर पे दवा की भी व्यवस्था कराएंगे। आपके घर के अगल बगल अगर कोई कोरोना पॉजिटिव निकलता है, सैनिटाइजेशन कराने का भी काम करेंगे। हर तरीके से हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार सक्षम है, हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी सक्षम हैं। इस लड़ाई को जीतने में कोरोना को हम लोग हराएंगे। आप सबसे सिर्फ निवेदन है, आप हिम्मत रखिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।